नमस्कार, मैं हूं संजय और मैं आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसमें हमारा विषय रहेगा धातु व अधातु, मीन्स मेटल एंड नॉन मेटल। 9th क्लास में हमने स्टडी की थी तत्वों के बारे में, तत्व, और बहुत सारे तत्व जिनके बारे में हमने जाना था, जैसे हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, एल्यूमिनियम, ऐसे अनेक तत्व, कॉपर, जिनके बारे में हमने 9th में स्टडी की। लेकिन इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि तत्वों को हमने दो श्रेणी में बांटा है। कौन कौन सी? धातु व अधातु। और हमें इस चैप्टर में यह जानना है कि इनको दो श्रेणी में बांटा गया, जो वो किस आधार पर बांटा गया है। आखिर कौन से गुणधर्म का हमने उपयोग किया कि इनको धातु और अधातु की श्रेणी में हमने वर्गीकृत किया है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं कहूंगा कि जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें। तत्वों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, दो गुणधर्मों को हमने आधार माना। इसमें पहला हमने लिया था भौतिक गुणधर्म, जो तत्व थे उनके भौतिक गुणधर्मों को हमने आधार माना। भौतिक गुणधर्म में हम चर्चा करते हैं इनके आकार के बारे में, इनका रंग, रूप और कठोरता, इत्यादि के बारे में। यानी कि किसी भी वस्तु की ऊपरी उसको देख के, परख के उसकी जानकारी हासिल करना, वो होते हैं उसके भौतिक गुणधर्म। इनको हम बोल देते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और सेकंड जिसकी हम इसमें चर्चा करेंगे वो आते हैं रासायनिक गुणधर्म। इन दोनों के बारे में हम अभी स्टडी करेंगे और जानेंगे कि धातु और अधातु, इन दोनों के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म में क्या फर्क है, जिसके कारण इन दोनों को अलग अलग श्रेणी में रखा गया है, जिसके कारण हमें तत्वों को धातु और अधातु में बांटना पड़ा। और रासायनिक गुणधर्म में हम देखेंगे कि इनकी अलग अलग तत्वों के साथ या किसी यौगिक के साथ अभिक्रिया करवा के, कि उनसे अभिक्रिया करवाने पर क्या नतीजे हमारे सामने आते हैं, क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे, उत्पाद क्या बनेंगे। तो उन चीज़ों को हम इसमें स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं धातु व अधातु के भौतिक गुणधर्मों के बारे में। और आप देख पा रहे होंगे मेरे पीछे एक सारणी बनी हुई है, जिसके अंदर हमने इनके भौतिक गुणधर्म लिख रखे हैं एक सारणी के माध्यम से। तो आपने भी एक सारणी इसी हिसाब से तैयार करनी है, ताकि इनको याद करना आपके लिए सिंपल हो सके और ये आपके एक पेज पर आ जाए। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं पहले गुणधर्म के बारे में, वो है धात्विक चमक। धातुएं हमेशा ही चमकदार होती है, जैसे सोना चांदी चमकदार होती है, कॉपर एल्यूमिनियम चमकदार होती है, लोहा कई बार बाहर पड़ा रहे तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाएगी भूरे रंग की, लेकिन अगर उसको रेगमार से हम रगड़ेंगे तो उसकी भी सतह चमकदार निकल जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि धातुएं चमकदार होती है, लेकिन अधातु चमकदार नहीं होती। जैसे ये चौक आप देख पा रहे होंगे, ये बोर्ड, क्या ये चमकदार है? नहीं, ये दोनों अधातु है लेकिन चमकदार नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अधातु चमकीली नहीं होती। लेकिन सिर्फ एक अधातु आयोडीन, वो चमकीली होती है, चमकदार होती है। ये आप पॉइंट आपने अलग से नोट रखना है कि सिर्फ एक अधातु जो है, जिसका नाम है आयोडीन, वो होती है चमकदार, और बाकी अधातुएं चमकदार नहीं होती। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, वो है ध्वनिक, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करना। धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है जब वो किसी कठोर सतह से टकराएगी। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, आपके स्कूल की घंटी, और इसकी आवाज आपको जरूर सुनाई दी होगी, और इसी प्रकार की आवाज आपके स्कूल बेल की होगी। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में किया जाता है, जैसे सितार, गिटार, वायलिन, हारमोनियम और अनेक प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये था ध्वनिक गुण। और हम कह सकते हैं कि धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती है। और लेकिन अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, ये किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं करती।
नेक्स्ट जिस गुण धर्म की हम बात कर रहे हैं वो है कठोरता। कठोरता मीन्स कोई चीज का कठोर होना, और धातुएं आमतौर पर कठोर होती है, लेकिन 3 धातुएं सोडियम, लिथियम व पोटेशियम ये तीनों मुलायम होती है और इनको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो ये आपने पॉइंट नोट रखना है भी, ऐसी कौन सी धातु है जिसको हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो वो धातु कौन सी होगी? सोडियम होगी, लिथियम होगी और पोटेशियम होगी। और अगर हम अधातु के बारे में बात करें तो ये अधिकतर कठोर नहीं होती, लेकिन हीरा जो कार्बन का एक अपरूप है वो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है। तो ये भी एक अलग पॉइंट है। वैसे आमतौर पर ये कठोर नहीं होती अधातु, लेकिन हीरा जो प्रकृति का सबसे कठोरतम पदार्थ है वो एक अधातु है। तो इन पॉइंट्स को आपने इसी तरह नोट करना है। तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। धातुओं का जो अगला गुण धर्म जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है इनका रूप, मीन्स इनकी अवस्था। और अवस्था के बारे में हम सभी जानते हैं कि 3 अवस्थाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो धातुएं कौन सी अवस्था में पाई जाती है? तो धातुएं आमतौर पर ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन एक धातु ऐसी भी है जो कक्ष ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। यानी कि कक्ष ताप मीन अब ये जो कमरे का तापमान है, इस तापमान पर एक धातु ऐसी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, और उस धातु का नाम है मरकरी यानी कि पारा। अलग से नोट कर लीजिएगा ये पॉइंट। उसके बाद में अधातु की अगर हम बात करें तो अधातु ठोस या गैसीय अवस्था में पाई जाएगी, यानी कि ये गैस होती है या ये ठोस भी हो सकती है। जैसे ये चौक, ये क्या एक ठोस है, और गैस की अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन, वो क्या एक गैस है। तो इसलिए ये ठोस और गैसीय अवस्था में पाई जाती है। लेकिन एक अधातु ऐसी है ब्रोमीन जो द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। तो ये इनका रूप या अवस्था हम कह सकते हैं। अगला जो गुण धर्म है वो है अघात वर्ध्यता। इसके नाम से हमें एक बात क्लियर हो रही है, अघात यानी कि चोट पहुंचाना, और वर्ध्यता, वर्ध्यता का मतलब होता है बढ़ना। किसी को चोट पहुंचाएंगे, पीटेंगे, मतलब चोट पहुंचाना मतलब पीटना, और पीटेंगे तो क्या होगा? वो फैलेगा। इसी गुण को कहते हैं अघात वर्ध्यता। अब इसकी डेफिनेशन कई बार आ जाती है भी अघात वर्ध्यता किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आपको यहां मिलेगी। देखिए, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में डाला जा सकता है। जैसे जो सबसे अधिक अघात वर्ध्यता का गुण जिस धातु में पाया जाता है वो है सोना। सोने की बिल्कुल पतली पतली महीन चादर बनाई जा सकती है पीट पीट कर। इसी प्रकार चांदी है तो चांदी के भी वर्क बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बारीक पतले पतले। और चांदी के जो वर्क होते हैं इनका उपयोग कई बार मिठाइयों के ऊपर किया जाता है सजावट के लिए। और अब इसके अंदर एक सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा जिसका जवाब आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है कि ऐसी कौन सी धातु है जिसकी पतली फॉइल का उपयोग हम चपाती को गर्म रखने के लिए करते हैं, जिसमें हम चपाती को लपेट कर रखते हैं। ऐसी कौन सी धातु की वो पतली फॉइल है? तो इसका जवाब आपने जरूर देना कमेंट सेक्शन में जाके। और अधातुएं अघातवर्ध्य नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जांपल ये चौक, अगर हम इसको पीटेंगे तो क्या होगा? इसके ऊपर चोट पहुंचाएगा अगर तो क्या होगा? ये टूट जाएगा, लेकिन ये चादरों के रूप में फैलेगा नहीं। तो यही गुण होता है, ये भंगुर होते हैं, अधातुएं भंगुर होती है हमेशा। तो ये है इनके गुणधर्म। अब इनका अगला गुणधर्म है तन्यता। तन्यता का मतलब भी कोई भी धातु जिसको खींचकर उसके लंबे तार बनाए जा सकते हैं, इसी गुण को कहते हैं तन्यता। तन्यता वह गुण है जिसके कारण किसी धातु के खींचकर पतले तारों बनाए जा सकते हैं, तो तन्यता। और धातुओं में यह गुण पाया जाता है, धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, तो यह गुण धातु में पाया जाएगा। लेकिन अधातुएं तन्य नहीं होती, इनको खींचकर लंबे तार नहीं बनाए जा सकते, तो ये गुण है इनका तन्यता। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है विद्युत व ऊष्मा के चालक। मीन्स कोई वस्तु
जिसमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर जाए उसको कहेंगे हम उस चालक की चालकता, कि वो विद्युत धारा के प्रति सुचालक है। और अगर किसी वस्तु में से ऊष्मा भी गुजर सकती है तो उसको कहेंगे हम ऊष्मा के प्रति सुचालक। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि विद्युत के जो चालक है ये हम आमतौर पे देखते हैं, जैसे बिजली की जो तारें होती है कॉपर की बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है, और उनमें से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। ये हर घर में लगी है और हम आमतौर पर इनको देखते हैं। लेकिन बात आती है ऊष्मा के चालक भी, एक धातु में से ऊष्मा किस प्रकार से गुजर सकती है। तो देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम खाना पकाते हैं किसी बर्तन के अंदर और बर्तन के साथ लगा हुआ है हैंडल एक धातु का, आग तो यहां जल रही है लेकिन ये हैंडल भी गर्म हो जाता है इस सिरे पर। तो इसका क्या कारण है? इससे ये बात साबित होती है कि जो ऊष्मा है वो यहां से प्रवाहित होती हुई इस हैंडल के सिरे तक पहुंच गई। तो इसका मतलब जो ऊष्मा है वो इस धातु के अंदर गति कर सकती है, संचरण कर सकती है। तो इससे ये चीज साबित होती है। इसीलिए जो हमारे खाना पकाने वाले बर्तन है उनके हैंडल, उनके ऊपर प्लास्टिक के कवर चढ़ाए जाते हैं ताकि वो आसानी से पकड़े जा सकें, क्योंकि हैंडल गर्म हो जाता है। और हैंडल गर्म होने का कारण क्या? क्योंकि धातु ऊष्मा की चालक होती है। तो देखिए, अब धातु विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती है, लेकिन दो धातुएं ऐसी भी है जो कुचालक होती है। वो कौन कौन सी है? सीसा व मरकरी। ये दो धातुएं ऐसी है, नोट कर लीजिए ये पॉइंट अलग से कि सीसा व मरकरी दो धातुएं ऐसी है जो विद्युत व ऊष्मा की कुचालक है। अब हम बात करते हैं अधातु की। तो अधातु क्या होती है? कुचालक होती है। इनमें से विद्युत धारा व ऊष्मा प्रवाहित नहीं हो सकती, तो इसलिए इनको कहते हैं कुचालक। लेकिन एक धातु ऐसी भी है जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, यानी कि वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक है। और ऐसी कौन सी अधातु है? वो है ग्रेफाइट। हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि कार्बन के एक अपरूप के बारे में। कौन सा अपरूप पढ़ा था? हीरा के बारे में। हीरा जो क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। अब दूसरा अपरूप भी पढ़ लीजिए, ग्रेफाइट। ये कार्बन का दूसरा अपरूप है, यानी कि एक ही पदार्थ जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक ही तत्व जब अलग अलग रूपों में पाया जाता है तो उसको कहते हैं अपरूपता। और ये है अपरूप, कार्बन के अपरूप हीरा व ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में से विद्युत धारा आसानी से गुजर सकती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है गंतव्य व गलना। मीन्स इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। हमने 9th के अंदर पढ़ा था कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसी का हम यहां एग्जाम्पल लेंगे। तो उसके अंदर हमने यह भी चर्चा की थी कि जो ठोस के जो अणु होते हैं वो बिल्कुल पास में सटे होते हैं बिल्कुल, और जो द्रव होता है उसके अणुओं के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है, जिसके कारण जो द्रव है उसका कोई प्रॉपर आकार नहीं होता, यानी कि उसका निश्चित आकार नहीं होता कोई। वो क्या है? बह सकता है, जिस बर्तन में डालोगे उसी आकार का हो जाएगा। लेकिन ठोस के कण पास पास होते हैं तो इसलिए उसका एक निश्चित आकार होता है। और गैस भी द्रव की तरह बिहेव करती है क्योंकि उसके अणुओं के बीच में भी द्रव के मुकाबले ज्यादा जगह होती है। तो इसको एक समझते हैं थोड़ा। यहाँ ये हमने लिया ठोस, तो इसके अंदर जो अणु है ना वो बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं इस तरह, जिसके कारण ये अणु इधर उधर हिल डुल नहीं सकते। और जो हमारी बॉडी बनेगी, यानी कि जो ठोस होंगे वो इस प्रकार सख्त होंगे जिस चौक की तरह, यानी कि इसमें कण इधर उधर हिल नहीं सकते, एक दूसरे के साथ मजबूती से बंधे हुए हैं। इस पॉइंट को नोट रखना, मजबूती से बंधे हुए हैं इसमें अणु। लेकिन अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव में अणुओं के बीच में खाली स्थान होगा, जिसके कारण वो आसानी से इधर उधर हिल डुल सकते हैं। तो ये द्रव और ठोस में अंतर है। और अगर हम बात करें गैस के बारे में, कोई भी गैस ले लेते हैं तो उसके अंदर अणुओं के बीच में द्रव के मुकाबले ज्यादा स्पेस होगा, ज्यादा जगह होगी। तो ये, और ये क्या है? द्रव के मुकाबले आसानी से इधर उधर बह सकती है। और गैस का कोई निश्चित आकार नहीं होता, रूप नहीं होता। तो ये इन तीनों के अंदर बेसिक डिफरेंस है अणुओं के बीच में। और इसी
को हम बोलते हैं घनत्व। अब घनत्व को समझते हैं। एक इकाई क्षेत्रफल लेंगे, 1 यूनिट एरिया। 1 यूनिट का मतलब आप चाहे इसको 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, या 1 इंच बाय 1 इंच ले लीजिए, या 1 mm बाय 1 mm भी ले सकते हो, मिलीमीटर, कुछ भी आप ले सकते हो, लेकिन लेनी 1 यूनिट है सिर्फ। ये नहीं है भी 1 की बजाय आप 2 ले लो, 5 ले लो, नहीं, सिर्फ सिंगल यूनिट। और उसके अंदर हम देखेंगे कि अणु कितने आ रहे हैं। जैसे हमने ये देखा ठोस के बारे में, तो इसके अंदर अणु पास पास सटे होते हैं, तो जिसके कारण इस यूनिट एरिया में, इस इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा अणु आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसमें अणु पास पास सटे हुए हैं। अगर इसकी बात करें तो देखिए इतने एरिया में ज़्यादा अणु आ गए, क्योंकि पास पास में ये सटे हुए हैं, जिसके कारण इकाई क्षेत्रफल में ज़्यादा अणु आएंगे। लेकिन द्रव की बात करें अगर हम, तो वही अगर इसका भी इकाई एरिया ले हम, तो इसके अंदर इकाई एरिया में ठोस के मुकाबले कम अणु आएंगे। अगर उदाहरण से समझें तो इकाई एरिया में अगर ठोस के अंदर 20 अणु आ रहे हैं, तो द्रव के अंदर आएंगे सिर्फ ही 15, और गैस में तो उससे भी कम आएंगे। इकाई एरिया में जो अणु है कितने आएंगे? 10 के आसपास आएंगे ये। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 20 ठोस का घनत्व ज्यादा होता है। भी इकाई एरिया में अणुओं की संख्या जिसमें ज्यादा होगी, तो उसका मतलब उसका घनत्व ज्यादा होगा। ये होता है घनत्व। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। घनत्व क्या होता है कि इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या जिसकी ज्यादा होगी, तो उसका घनत्व भी क्या होगा? ज्यादा होगा। इकाई क्षेत्रफल में अणुओं की संख्या, उसको कहेंगे हम घनत्व किसी वस्तु का। और इसी पे निर्भर है गलनांक। तो गलनांक इस पे किस प्रकार निर्भर है? जब किसी तत्व के या किसी यौगिक के अणु बिल्कुल पास पास में सट के जुड़े होंगे आपस में, तो उनको एक दूसरे से अलग करना क्या होगा? मुश्किल होगा। उनको अलग करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी, उष्मा। तो ज्यादा उष्मा देनी पड़ेगी, तभी वो अलग होंगे, और अलग होंगे तभी वो क्या करेंगे? द्रव बनेंगे। मीन्स तभी उनके बीच में गैप आएगा इस तरह। और गलनांक को समझिए पहले क्या होता है। गलनांक का होता है भी वो तापमान जिस ताप पर कोई वस्तु गल जाती है। गलने का मतलब पिघल जाना। मीन्स कोई ठोस द्रव अवस्था में आ जाएगा, उसको उस वस्तु का गलनांक कहेंगे। और द्रव अवस्था में आने का मतलब अणुओं के बीच में जगह ज्यादा होना। और वो कब होगी? जब उसको अपन गर्मी देंगे, लेकिन अगर इनके बीच में बॉन्डिंग जो ज्यादा है, तो उसको अलग करने के लिए ज्यादा उष्मा की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए जिन वस्तुओं का घनत्व ज्यादा होगा, उनका गलनांक भी ज्यादा होगा। ये पॉइंट याद रखना अपने। और क्यों ज्यादा होगा वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया इधर, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब देखिए इस पॉइंट को, यहां धातुओं का घनत्व व गलनांक उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनकी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, आपस में बड़ी क्लोजली जुड़े होते हैं ये, तो इसीलिए। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था भी कुछ धातुएं मुलायम होती है। जो मुलायम होगी इसका मतलब उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है? कमजोर होगी। तो इसीलिए उनका गलनांक व घनत्व क्या होता है? कम होगा। तो देखिए सोडियम व पोटेशियम का घनत्व व गलनांक कम होता है। तो पता लग गया ये क्यों होता है। अब बात करते हैं अधातुओं के बारे में। अधातुएं ठोस भी होती है और गैस भी होती है। और गैस होगी तो क्या होगा? उसका गलनांक और घनत्व क्या होगा? कम होगा। तो कीजिए नोट, अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। तो ये आपका पॉइंट आ गया घनत्व व गलनांक का। अब हम बात करते हैं ऑक्साइड के बारे में, यानी कि जब ये किसी से अभिक्रिया करेगी, किसी ऑक्सीजन के साथ या ऐसे तत्व के साथ जो इनको ऑक्सीजन दे और ये ऑक्साइड में बदल जाए, तो आमतौर पे इसमें एक ही बात आपने याद रखनी है कि जो धातु होती है ना, वो क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करती है। ये पॉइंट है इसके अंदर के लिए। फिर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न करेगी और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड उत्पन्न करती है। और क्यों करती है इसको हम करेंगे आगे, इसी चैप्टर में जो आगे रिएक्शंस आएगी उसके अंदर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये सारे के सारे भौतिक गुणधर्म आपको करवा दिए मैंने। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
और नहीं तो आप नोट कर सकते हैं। और इसको आपने जो इनके भौतिक गुणधर्म है तो इसके आधार पर आपको पता लग गया होगा कि धातु को और अधातु को अलग अलग हम क्यों लिखते हैं, इनको अलग अलग वर्गीकृत हमने क्यों किया है, क्योंकि इनके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहे हैं इनके गुणों के अंदर ही, जिसके कारण हमने इनको दो कैटेगरी में लिख दिया, ये धातु है और ये अधातु है। तो इसीलिए इनको कैटेगराइज किया है सारे का सारा, और इसको आपने सारणी के माध्यम से लिखना है। और ये जब टेबल आप बनाओगे नोटबुक पे तो ये आपके एक सिंगल पेज पर आ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, आपको ये आसानी से याद हो सकती है। सारे के सारे जो भी इनके ये प्रॉपर्टीज है सब सिंगल पेज पे आ जाएंगे आपके। तो उम्मीद करता हूँ भी समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें।